इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? द वर्ल्ड सिंस 1991। तो हमने 9 तक क्या 11 तक क्या पढ़ा था कि 1945 से लेके 1991 के बीच में क्या हुआ था। तो इस चैप्टर में हम जो कि 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है, तो उसमें हम 1991 के बाद जो भी हुआ वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जो बर्लिन वॉल मतलब बर्लिन में जो हुआ था नवंबर 1989 में, द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल एंड द इवेंचुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंडेड द कोल्ड वॉर एरा। तो जो नवंबर 1989 में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ था, और जो सोवियत यूनियन मतलब जो आज रशिया है, उसका डिसइंटीग्रेशन मतलब कि वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कोल्ड वॉर जो अमेरिका और रशिया के बीच में चल रहा था वो ख़त्म हो गया। तो इसने ये कोल्ड वॉर के ख़त्म होने से जो ईस्ट और वेस्ट का डिवीज़न था वर्ल्ड का, मतलब ईस्ट साइड में जैसे कि ये सब यूएस के एलिज आ गए, और वेस्ट में जैसे कि ये वेस्ट और इसमें सोवियत यूनियन के एलाइज आ गए। सोवियत यूनियन के एलाइज मतलब सोवियत यूनियन के साथ जो जो अलग अन्य देश थे वो सब, और यूएस के साथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज मतलब यूएस के सपोर्ट में जो भी अलग देश थे वो सब। तो ये इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर था। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुए बाद में कोल्ड वॉर के बाद मतलब 1991 के बाद, तो वो उसको अच्छी तरह से एनालाइज करें तो उसमें 5 डायमेंशन आते हैं, 5। तो कौन से है वो 5 के? एंड ऑफ कोल्ड वॉर, अभी हम एक एक को डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। तो जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ अमेरिका और रशिया के बीच में, तो अलग अलग स्टेट्स या मतलब कंट्री मतलब ऐसा फॉर्म हुए सोवियत यूनियन में से निकल के। और जैसे कि द एंड ऑफ कोल्ड वॉर लेड टू द एंड ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्डर डोमिनेटेड बाय द two superpowers, the United States and the Soviet Union. It also saw the emergence of new states after the disintegration of the Soviet Union. तो जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, ये दो सुपर पावर थे, इसकी वजह से जो इनका डोमिनेशन था वो वर्ल्ड में वो भी थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया पूरी तरह से। तो इसके जैसे ही ये कोल्ड वॉर भी एंड हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन था वो थोड़ा डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब उसमें से अलग अलग स्टेट्स मतलब निकल के अलग कंट्री बन गए। जैसे यूक्रेन हुआ या फिर आर्मेनिया हुआ, ये सब अलग अलग कंट्री जो सोवियत यूनियन से निकल गए, और वो आज सोवियत यूनियन रशिया कहलाता है। और जो अलग दो तीन या ज़्यादा जो कंट्री बने वो सब सोवियत यूनियन के पार्ट कहलाते थे पहले, और आज वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो सेकंड क्या हुआ? इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी। तो यूनिपोलैरिटी मतलब एक तो डाइपोलर मतलब बढ़ जाना दो भागों में, और एक यूनिपोलैरिटी मतलब एक इकट्ठा मतलब। तो द कोल्ड वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन केम टू एंड सिग्नलिंग द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो इसकी वजह से जो एंड हुआ कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के एलाइज में, तो उसकी वजह से जो बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था, मतलब दो भागों में बढ़ गया था यूएस और सोवियत यूनियन, तो वो ख़त्म हो गया। और जैसे ही एंड हुआ, तो इसकी वजह से एमरजेंस ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर डोमिनेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो बाद में जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ तो यूनिपोलर हो गया वर्ल्ड, मतलब उसमें डोमिनेशन खाली यूनाइटेड स्टेट्स का रहा। यूएस सोवियत यूनियन का तो चला गया, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट टूट गया, उसकी पावर एकदम कम हो गई, और यूनाइटेड स्टेट्स एक अकेला सुपर पावर हो गया पूरे कंट्री वर्ल्ड में। और थर्ड है ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमनाइजेशन, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। तो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन मतलब कि देयर वाज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड आल्सो राइज इन इंटरवेंशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या है या फिर डायमेंशन क्या है कि जो भी ह्यूमन राइट्स मतलब लोगों के अधिकार, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच या राइट टू एक्सप्रेशन, जैसे अलग अलग जो भी है राइट्स लोगों के, वो ह्यूमन राइट्स वो ज़्यादा लोगों के बीच में फैलने लगे, अगर लोगों को उनके बारे में मालूम पड़ना हुआ। और जो ह्यूमैनिटेरियन पर्पस मतलब लोगों की मदद के लिए, तो वो सब ज़्यादा होने लगा, मतलब लोग सामने से आके लोगों की मदद, जैसे कि जो भी अगर फेमाइन हुआ कोई भी कंट्री में या फिर, तो वो सब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लोग उनको मदद करते थे।
वो सब हुआ। और टेररिज्म, द नेचर ऑफ टेररिज्म चेंज आफ्टर द 11 सितंबर 2001 अटैक्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो नेचर था मतलब टेररिज्म का, मतलब अटैक करने का या जो भी, वो चेंज हुआ कोल्ड वॉर के एंड होते ही। जो कि जैसे कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स पे अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001, जिसको कि 9/11 अटैक भी बोला जाता है वो। तो अभी फिफ्थ है कौन सा वर्ड, मल्टीपोलरिटी एंड रीजनलिज्म। मल्टीपोलरिटी मतलब बहुत सारे जैसे कि बायपोलर मतलब दो होता है, यूनि मतलब एक होता है, तो मल्टीपोलरिटी मतलब बहुत। और रीजनलिज्म, अभी ये क्या है ये हम पढ़ते हैं। तो दिस फेज प्राइमरी सॉ द राइज ऑफ चाइना इन इंडिया, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन एंड ऑल्सो द राइज ऑफ रशिया अंडर व्लादिमीर पुतिन। These developments and the growth of regionalism brought in multipolarity in the world order. Regions and regional organizations started to become। तो जैसे कोल्ड वॉर के एंड होने से क्या हो गई, पहले बायपोलर था, बाद में यूनाइटेड स्टेट्स का हुआ। और फिर अभी जो भी अलग अलग कंट्री सुपर मतलब थोड़ा उनका डोमिनेंस बढ़ने लगा है। जैसे कि हम अगर इंडियन ओशन की बात करें या साउथ एशियन कॉन्टिनेंट या ये एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें, तो उसमें चाइना और इंडिया का ज़्यादा दबदबा है। और तो इनका भी एक जो पहले इनका नाम नहीं था, तो ये भी ज़्यादा आगे आने लगे देश, इनमें डेवलपमेंट हुआ। और जो और इनका ज़्यादा ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें भी इनका इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। और जो रशिया का भी जो भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ व्लादिमीर पुतिन के अंडर में, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है, वो भी होने लगा। तो मतलब सब अलग अलग जगह से एक रीजनल पावर उठने लगे। और तो उसकी वजह से मल्टीपोलरिटी हो गया। यूएस अगर जब यूएस का डोमिनेशन मतलब ज़्यादा था, तब खाली वर्ल्ड यूनिपोलरिटी मतलब एक ही सुपर पावर था। अभी लेकिन जैसे चाइना हुआ, इंडिया हुआ, रशिया हुआ, ये सब। एंड द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म इन मल्टीपोलरिटी इन द वर्ल्ड ऑर्डर, रीजन्स एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू बिकम। और फिर जो रीजन्स थे ये वाले, और इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस थे अलग अलग, जैसे कि आशियन हुआ, सार्क हुआ, तो इनका भी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। और अभी एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब अभी इसमें हम कोल्ड वॉर का एंड हुआ, और जो उसमें से अलग अलग कंट्रीज़, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बने उनके बारे में देखने वाले हैं अभी देख। तो हम देखते क्या है इसमें। वी कैन सी टू इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस since the East European Revolution of 1989. The first is the assertion of the concept of ethnic nationalism based on right to self-determination, and the second is end of bipolarity. तो जैसे ये जो फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ नवंबर 1989 में, तो उससे क्या हुआ कि जो भी ईस्ट यूरोपियन का ये रिवॉल्यूशन था, तो उसमें दो इम्पोर्टेंट ट्रेंड हमें देखने मिलते। पहला तो कि एथनिक नेशनलिज्म मतलब कंट्री एथनिक मतलब वहाँ के जो रहने वाले हैं उनका एक राष्ट्र प्रेम। और फिर बाद में दूसरा है कि बायपोलरिटी का एंड हुआ। जैसे कि जो वर्ल्ड बायपोलर मतलब दो डिवाइड था दो हिस्सों में, जैसे यूएस और सोवियत यूनियन के एलाइज। तो जैसे ही सोवियत यूनियन मतलब डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी ये बायपोलरिटी थी वर्ल्ड में, वो एंड हो गई। और फिर बाद में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ। उससे क्या हुआ कि पावर जो सोवियत यूनियन का था जो वो पूरा चला गया। और उसमें उसकी वजह से जो वर्ल्ड दो पार्टों में डिवाइड था वो एंड हो गया। और सब ऐसा द रिवॉल्यूशन ऑफ द ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वॉज अ रिवॉल्यूशन ऑफ ग्रोइंग एस्पिरेशन ऑफ द मिडिल क्लास। तो जो रिवॉल्यूशन हुआ था ईस्ट यूरोप में, मतलब जो अभी का रशिया है उसका ईस्ट पार्ट, मतलब जब हम इंडिया के जो भी ईस्ट का है जैसे कि ईस्टर्न यूरोप बोला जाता है, तो वहाँ पे जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे वो मिडिल क्लास के लोग कर रहे थे। क्योंकि उनको एक फ्रीडम चाहिए था खुद के तरह से जीने का। और उनका जो इकोनॉमिक वेलबींग मतलब उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उनको अच्छा करने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने रिवोल्ट करना चालू किया। जो उधर की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी सोवियत यूनियन की, उसके खिलाफ। और बाद में उनके खिलाफ रिवोल्ट किया। और फिर बाद में अलग अलग डेमोक्रेटिक स्टेट्स मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री बनने लगे, फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिपेंडेंट। इवन विद इन द सोवियत द मूवमेंट ऑफ फॉर मोर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम लेड टू वेरियस स्टेट्स ड्यूरिंग डिमांडिंग मोर
तो सोवियत यूनियन के अंदर भी जो मूवमेंट हुए उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को बहुत लोग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम की मांग कर रहे थे। और उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो सोवियत यूनियन के अंदर अलग अलग स्टेट्स है वो भी डिमांड कर रहे थे कि हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए और हमें इंडिपेंडेंस भी चाहिए, मतलब आज़ादी चाहिए। तो मीन वाइल द एथनिक आइडेंटिटी ऑफ द वेरियस पीपल ऑफ द रीजन बिकम स्ट्रॉन्गर, दिस लेड टू द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ। तो जो एथनिक आइडेंटिटी थी, मतलब लोगों एक दूसरे से, मतलब ज़्यादा उन लोग एक दूसरे जुड़ गए और एक उन्होंने बाद में सोचा कि जो भी जैसे कि कोई भी एरिया उसमें पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो उन लोग क्या करेंगे कि अलग से उनका कंट्री का डिमांड करते हैं करेंगे। जैसे कि हमारे इंडिया में नागालैंड के लोग हैं जो नागास है या फिर मिज़ोस है, वो हमेशा डिमांड करते हैं कि हमें एक अलग एक कंट्री, हमारा एक अलग से स्टेट होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने उसका स्टेट का भी, जैसे कि इस कंट्री का नाम क्या रहेगा, वैसे भी डिमांड उठाई है। और वो बहुत बार होता है, जैसे कि हमारे साउथ इंडिया में भी बहुत सारे जो भी साउथ इंडियन स्टेट्स है वो भी बोलते हैं हमारे एक अलग कंट्री होनी चाहिए, द्राविड नाडु, या फिर जैसे कि हमारे पंजाब या उस साइड में भी खालिस्तान, अलग से एक देश बनाने की मांग करते हैं। तो एथनिसिटी मतलब वहाँ के एक जो थोड़ा सिमिलरिटी होती है या फिर उन लोग एक ही में से सब रहते हैं। तो वो वैसे ही ईस्ट यूरोप में भी डिमांड होने चालू हुई और बाद में उन लोगों ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया खुद की एथनिक आइडेंटिटी। मतलब जैसे पंजाबी, तो ये एक एथनिक आइडेंटिटी हुई, तो उसके बेसिस पे एक नया स्टेट कंट्री बना लेना। तो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस ट्रेंड। तो यहाँ पे सब एग्जांपल है कौन से स्टेट मतलब कंट्रीज बने उसमें से निकल गए। इन यूरोप द पैटर्न ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स कैन बी सीन एज फॉलोज। तो इधर पैटर्न दिया किस पैटर्न में फॉर्म हुए, मतलब पहले कौन सा और बाद में कौन। तो ज़ेकोस्लोवाकिया स्प्लिट इनटू टू स्टेट्स, सिज़ेक रिपब्लिक एंड स्लेव रिपब्लिक। तो ये जो ज़ेकोस्लोवाकिया का था इसमें सोवियत यूनियन में, दो दो में बढ़ गया। एक तो पहला तो है कि जैक रिपब्लिक, और सेकंड है स्लेव रिपब्लिक, दो कंट्री बन गए। और यूगोस्लाविया दो में बढ़ गया, एक तो क्रोएशिया और स्लोवेनिया और सर्बिया, बॉस्निया हेर्जेगोविना, नॉर्थ मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो। तो इतने मतलब इसके यूगोस्लाविया के भाग बन गए, मतलब इसके टुकड़े हो गए और अलग से एक कंट्री बन गया। और इन केस ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन द न्यू स्टेट्स वर एज फॉलोज। तो अभी सोवियत यूनियन मतलब जो कोल्ड वॉर और वो वाला जो भी सोवियत यूनियन, उसमें से कौन से नए स्टेट बने, मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन जब हुआ तभी। तो उसमें से कौन से निकले, पहला तो है आर्मेनिया, मैंने आपको बताया था, और मोल्डोवा, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, कजाकिस्तान एंड रशिया, तुर्कमेनिस्तान। और ये रशिया आज उस सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा पार्ट है। पहले सोवियत यूनियन जो ये सब कंट्रीज आज अलग अलग है उनको मिला के सोवियत यूनियन, तो उसमें रशिया का बहुत बड़ा शेयर था। तो द ट्रेंड ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक नेशनल हैज बीन बेस्ड ऑन द बेस्ड बेसिस ऑफ एथनिक बेस्ड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन वाज आल्सो सीन इन अदर पार्ट्स। तो ये जो एथनिसिटी की या फिर एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पे जो एथनिक आइडेंटिटी पे जो एक नया स्टेट बनाने की मांग थी या फिर मांग जो जारी हुई थी, वो सब अलग अलग पार्टों, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में फैलने लगा और सब जगह से डिमांड होने लगी कि हमें भी एक अलग से हमारी कंट्री चाहिए। तो सम ऑफ द न्यू कंट्री डेट एमर्ज एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुए, तो बाद में जो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स या फिर कंट्रीज हुए वो है ईस्ट तिमोर इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडोनेशिया। मतलब ईस्ट तिमोर ये इंडोनेशिया का एक पार्ट था पहले, तो एक अलग कंट्री अभी आज है। तो एरिट्रिया जो कि इथियोपिया का पार्ट था, साउथ सूडान जो कि इंडिपेंडेंट मतलब सूडान का पार्ट था, जो आज अलग से साउथ सूडान कहलाता है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। और एरिट्रिया ये भी एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। तो दिस ट्रेंड ऑफ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक इज आल्सो सीन। तो ये जो एथनिक आइडेंटिटी या फिर एथनिक नेशनलिज्म पे जो इंडिपेंडेंस स्टेट की या कंट्री की जो डिमांड थी, वही इसमें भी दिखेगा। किसमें कि कैटालोनिया को अभी इंडिपेंडेंस चाहिए, किसमें से, स्पेन में से। कैटालोनिया को स्पेन जो कंट्री है स्पेन,
उसमें से अलग होना है। जैसे कि हमारे इंडिया से जैसे पाकिस्तान कैसे अलग हो गया, वैसे ही कैटलोनिया भी चाहता है कि हमें भी एक अलग से कंट्री चाहिए हमारा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये हुआ नहीं है कि स्पेन के अंदर ही कैटलोनिया आता है, लेकिन इन लोग मांग उठा रहे हैं कि हमें एक अलग से हमारा कैटलोनिया कंट्री बनाना है एथनिसिटी के बेसिस पे। जैसे और कोसोवो कोसोवो को इंडिपेंडेंस किस में से चाहिए, सर्बिया से, और इट्स इंडिपेंडेंस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सम। तो ये जो कोसोवो को अलग होना है सर्बिया से, उसका जो मांग है वो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ है जो भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इसका मांग कि हाँ होना चाहिए अलग से कोसोवो एथनिसिटी, इन लोगों के एथनिक आइडेंटिटी पे एक अलग से कंट्री होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल है नहीं अभी। और थर्ड है चेचनिया, इसको इंडिपेंडेंस चाहिए रशिया से। तो ये भी अलग से हमारा उसका खुद का कंट्री बनाना चाहता है इतनी आइडेंटिटी पे, और उसको इंडिपेंडेंस चाहिए रशिया से, लेकिन अभी फ़िलहाल है नहीं। तो इधर ये मैप दिया है कि देखो आप देख सकते हैं ये पहले सोवियत यूनियन था, इतना बड़ा था उसमें। रशिया का देखो मैंने बताया था कि 90% तो रशिया ही है जो सोवियत यूनियन का पार्ट था, और बाद में जो कंट्री उसमें आज अलग से उसका जो पहले पार्ट थे वो आज अलग कंट्री वो है कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, सब इधर नाम दिया है, अच्छे से देख लो। और ये जो सेकंड पेज पे दिया है ये सब यूरोप है, जो जिधर से मतलब जो भी रिवॉल्यूशन या रिवोल्ट हुआ, मिडिल क्लास लोगों ने रिवोल्ट चालू किया, वो सब कंट्रीज़ के नाम दिए हैं इधर। हाँ, और अभी टुवर्ड्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड, मतलब जब कोल्ड वॉर एंड हुआ और पूरी जो पावर थे या फिर जो डोमिनेंस था वो यूएस का बढ़ गया था, मतलब यूनिपोलर हो गया था वर्ल्ड, मतलब एक ही जगह सब पावर कॉन्सेंट्रेट थे। तो अभी उसके बाद बारे में पढ़ने वाले हम। तो 1990 में क्या हो कि इराक जो कि एक गल्फ़ कंट्री है, या फिर जो सऊदी अरब के, आप देख सकते हैं कि इस मैप में सऊदी अरब के ऊपर है इराक। तो इसने क्या किया कि कुवैत जो कि एक एकदम ये गल्फ़ है हमारा, पर्शियन गल्फ़ ऑफ ओमान, इसके इधर आप देख सकते हैं रेड डॉट है कुवैत। तो इधर ये कंट्री है, तो इसमें इसके ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना चालू किया, मतलब इसके खिलाफ वॉर चालू कर दी, और इसने कुवैत को पूरा अपने अंडर कंट्रोल में कर दिया। तो ये जो हुआ ये इंसिडेंट, तो इसका जो भी मुद्दा ये यूनाइटेड नेशंस में उठाया गया है, जो कि 190 प्लस कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका इंडिया भी पार्ट है। और फिर बाद में ये जो मुद्दा उठा है इसकी वजह से क्या हो गई, जो फिर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया, मतलब और उसको एक मल्टीनेशनल फोर्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग कंट्री की फोर्स तैयार की, और इराक के खिलाफ, और इराक के कंट्रोल से फिर बाद में कुवैत को छुड़ा दिया, और कुवैत एक इंडिपेंडेंस फिर से बन गया, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, और इराक को मतलब मात दे दी। और फिर बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश कंसिडर्ड दिस एज अ मॉरल विक्ट्री एंड यूज द टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द ग्लोबल सिचुएशन। तो जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के प्रेसिडेंट उस टाइम के, उन्होंने क्या कहा कि ये एक मॉरल विक्ट्री है हमारी, और एक नया टर्म कॉइन किया जैसे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द ग्लोबल सिचुएशन। और एक नया मतलब एक नया दौर चालू किया है, या फिर नया एक वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब सब, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज मतलब कंट्रीज बन रहे थे वो। तो दिस अमेरिकन एक्शन हैड रिसीव्ड ग्लोबल सपोर्ट इंक्लूडिंग फ्रॉम दिस सोवियत। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे अमेरिका मतलब एक कंट्री को दूसरी कंट्री से मतलब रिलीज या फिर उसके कंट्रोल से छुड़ाने में अपने लीड करता है बहुत सारा कंट्रीज को। तो इसमें मतलब दिख रहा है कि अमेरिका लीडरशिप का रोल निभा रहा है। तो इसकी वजह से अमेरिका को बहुत सारे पूरे वर्ल्ड से अलग अलग जगह से सपोर्ट मिलने लगा, और उसमें सपोर्ट उसको किसकी तरफ से भी मिला, जो कि उसका एक राइवल था सोवियत यूनियन, उसकी तरफ से भी उसको सपोर्ट मिलने लगा, चाइना से भी मिलने लगा, और जो नेटो कंट्रीज़ है उससे भी उसको, नेटो कंट्रीज़ में इंडिया भी एक पार्ट है, उधर से भी सपोर्ट मिलने लगा, इसराइल से मिलने लगा, और बाद बहुत सारे अरब स्टेट्स और सऊदी अरेबिया और इधर से भी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सब अमेरिका के सपोर्ट में आ गए, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि अमेरिका एक मतलब डोमिनेट करेगा ही। तो द सोवियत यूनियन विच वॉज फेसिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स डिसइंटीग्रेटेड इन 1991। तो फिर बाद में जो सोवियत यूनियन था वो इंटरनल मतलब आपसी अंदर की जो प्रॉब्लम थी, मतलब हर स्टेट एथनिक आइडेंटिटी के ऊपर अलग अलग
स्टेट मतलब कंट्री की डिमांड कर रहे थे और रिवोल्ट कर रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हो गई, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में। और इसमें इससे बाद में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज नए फॉर्म हुए, जैसे कि बताया था इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, कजाकिस्तान आप देख सकते हैं, और रशिया जो कि बड़ा उसका पार्ट है मेन सोवियत यूनियन का। Not much opposition was possible against the United States, and eventually the meaning of the new world order, which implied American dominance and leadership in the matters of security, was accepted at the global. This was the first expression of the unipolar world order. तो जो ये यूनाइटेड स्टेट्स ने टर्म कॉइन किया था जैसे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसका बाद में लोग ज़्यादा मतलब बहुत सारे कंट्रीज इसका अपोज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी वजह से क्या मतलब कि अमेरिका मतलब लीड कर रहा था सब बहुत सारे अलग कंट्रीज़ को, और तो उसकी वजह से अमेरिका का डोमिनेंस भी बढ़ रहा था। और बाद में जो अमेरिका की लीडरशिप थी सिक्योरिटी मैटर्स में, वो भी ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट की गई थी, मतलब बहुत एडवांस थी। और बाद में ये पहला ऐसा जो इंसिडेंट हुआ था जो कि मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ इशारा कर रहा था, और बाद में नहीं फाइनली अमेरिका का डोमिनेंस ओवर वर्ल्ड पे। और आज भी ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि आज भी है कुछ हद तक। और फिर बाद में जो यूनाइटेड स्टेट्स का डोमिनेंस था वो एमर्ज होने लगा, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का डोमिनेंस बहुत फैलने लगा। और अमेरिका का जो डोमिनेंस था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस में, वो भी ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करने लगे। जैसे कि पॉलिटिकल डायमेंशन मतलब कौन सा अमेरिका का, जैसे कि अमेरिका का मॉडल जो भी लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का था, वो सब कंट्रीज एक्सेप्ट करने लगे थे। मतलब डेमोक्रेसी मतलब होनी चाहिए, और बाद में लिबरल लोगों को लिबर्टी होनी चाहिए। और वो जो भी कंट्रीज़ बने जो कि सोवियत यूनियन का पार्ट थे, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का पार्ट, मतलब जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थे, वो फिर बाद में इंडिपेंडेंस होने के बाद उन्होंने भी एक लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ अपना कदम बढ़ाया। और आज यूरोप हम देख सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक उधर लोगों को मतलब बहुत सारी आज़ादी, या फिर वुमन को भी बहुत एम्पावरमेंट दिया जाता है। तो ये सब हम देख सकते हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कितना था पॉलिटिकल लेवल पे। और बाद में इकोनॉमिक लेवल पे, मतलब इकोनॉमी में इकोनॉमी अमेरिका की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब उधर गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो प्रोडक्शन जो भी हुआ, कैसे प्रोड्यूस करना है, कहाँ पर प्रोड्यूस करना है, तो प्रोडक्शन मतलब गुड्स का प्रोडक्शन, तो वो सब प्राइवेट के हाथ में रहता है, मतलब इंडिविजुअल के हाथ में। गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा देख रेख नहीं करती। और एक तो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा होता है, सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। जैसे हम इंडिया में देख सकते हैं कि मिक्स इकोनॉमी है, कैपिटल थोड़ा प्राइवेट इंडिविजुअल भी मतलब अपने हिसाब से कर सकता है, और गवर्नमेंट के अंडर में बहुत कंट्रोल, जैसे रेलवेज़ हुआ, जो भी अभी बात चल रही है प्राइवेटाइजेशन, उसका प्राइवेट करेंगे। और फिर बात बहुत सारे जो भी है वो, तो अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। तो जो भी अलग अलग कंट्रीज थी वो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो उनकी थी उसको गिव अप कर रहे थे, और बाद में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब इससे साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका को एक रोल मॉडल मान रहे थे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज। तो वन ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स अबाउट अमेरिकन डोमिनेशन was the use of American soft power. Soft power is when influence the other country without the use of military force. The influence is spread through economic, social, cultural and other similar means. तो दूसरा जो एक्सेप्ट था कि एस्पेक्ट अमेरिका का कि उसके डोमिनेशन इतने क्यों बढ़ रहे थे, वो था कि अमेरिका सॉफ्ट पावर यूज़ कर रहा था। कि मतलब सॉफ्ट पावर मतलब जब हम मिलिट्री या फिर फोर्स या फिर ताकत का इस्तेमाल किए बिना लोगों को जब हम अपने कंट्रोल में करते हैं, या बातों से या फिर हमारे जो एक्शंस है, मतलब अच्छे मतलब एक्शंस, तो उसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। मतलब जब हम फोर्स या फिर उसको दबाव में ना, या फिर मार पीट के, या फिर मिलिट्री पावर यूज़ करके जब वैसा यूज़ नहीं करते, या तो उसे हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं। मतलब बोल चाल से, या फिर उसके एक मतलब कल्चर से, या फिर अदर जो भी मीडियम है उससे, उसे हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं। तो वो अमेरिका का ज़्यादा यूज़ हो रहा था, ना कि मिलिट्री पावर। तो ये हमने देख लिया कि क्या हुआ था। और अभी हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम ये सब ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, टेररिज्म, और जो भी उसके जो अलग अलग डायमेंशंस थे, वो हम अभी अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया।